नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है तरुण यादव और आप मुझे जानते ही होंगे। मैं एग्रीलेक्ट चैनल चलाता हूँ यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मेरा एग्रीलेक्ट नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है और टेलीग्राम भी आप इसी नाम से सर्च करोगे तो ये आ जाएगा। मैं एएसओ हूँ, एमसीडी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली और किसानों से संबंधित और छात्रों से संबंधित जितने भी क्वेरीज हैं इस चैनल पे हम बात करेंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि जो धान की खेती है उसकी A to Z फुल गाइड, शुरू से लेकर नर्सरी से लेकर जैसे नर्सरी तैयार होती है वहाँ से लेकर उसकी उपज तक, जितने भी बीज की जितने भी सारी प्रॉब्लम्स हैं और जितनी भी चीज़ें होती है जिनमें धान की नर्सरी से लेकर उसकी उपज तक। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें सीड रेट क्या लोगे, उसमें देखिए कितनी तरह की जो नर्सरी है वो हम तैयार करते हैं, इसमें कितने तापमान की आवश्यकता होती है, कितने पानी की आवश्यकता होती है, कैसी सॉइल की ज़रूरत है, सभी की हम बात करेंगे। इसमें क्या क्या रोग लगते हैं, कीट क्या क्या लगते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, हर एक चीज़ की हम बात करेंगे और शुरू से लेकर एंड तक हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखना और पूरे वीडियो देखने के बाद अपने जो किसान साथी है और एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर ज़रूर करना। अब हम दूसरी स्लाइड पे आते हैं। ये आप देख ही रहे होंगे कि हाँ आज हम किसकी बात कर रहे हैं। स्पेशली आज हम केवल धान की बात करेंगे और धीरे धीरे इस चैनल पर हम सभी फसलों की जानकारी प्राप्त करेंगे। किसानों से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स किसानों को आती है उन सभी की हम बात करेंगे। आप इस चैनल पर क्यों जुड़े रह सकते हो? किसानों के लिए यहाँ पे क्या है? किसानों के लिए यहाँ पे देखिए, किसान है, किसानों के लिए यहाँ पे फसलों से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है, जितनी भी चीज़ें हैं, एमएसपी से लेके थोड़ा साइंटिफिक तरीके से जहाँ तक चीज़ें हो सकती है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और स्टूडेंट्स के लिए क्या यहाँ पे क्या है, देखिए मैं यहाँ पे 11th और 12th इन दोनों का पूरा पाठ्यक्रम करवाऊँगा। सेकंड, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं और एग्रीकल्चर से जिन्होंने 12th की है उनके लिए जॉब्स की क्वेरी जो जितनी भी होती है, सभी को जॉब्स की नीड होती है। और यहाँ पे मैं आपको जॉब्स भी शेयर करूँगा, जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज़ के आते हैं, सीड फर्टिलाइज़र जितनी भी कंपनीज़ होती हैं उनकी डायरेक्ट जो होती है वो आपको मैं नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे बता दूँगा। फर्स्ट तो जॉब्स, सेकेंड न्यूज़। देखिए एग्रीकल्चर में अपडेट्स के लिए आप मुझे इस चैनल पर फॉलो कर सकते हो। जितने भी न्यूज़ और अपडेट्स आएंगे उस यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। थर्ड है एग्ज़ाम्स टिप्स। एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स की यहाँ पे मैं टिप्स भी आपसे शेयर करूँगा। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है, किसानों के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा और मैं इतना दावा कर सकता हूँ कि आपको यह चैनल भी पसंद आएगा। आप धीरे धीरे इस चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आएगी और आपको इससे फ़ायदा भी बहुत कुछ होगा। फ़ायदा ना हो तो आप इसे अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन आप एक बार भरोसा करके देखो कि इसमें आपको क्या क्या फ़ायदा मिलता है। अब एग्रीलेक्ट, आप ये मेरा नाम है तरुण यादव, इससे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है और एग्रीलेक्ट एग्रीकल्चर हब। यहाँ पे आज हम बात करेंगे धान की नर्सरी, बीज उपचार, इनकी वैज्ञानिक विधि और धान की नर्सरी के बाद में इसकी खेती से लेके इसकी उपज तक, इसके बीच का जो इतना भी पीरियड है उसकी हम बात करेंगे। अब आप ये देखो कि बीज उपचार क्यों ज़रूरी है। मैं जितने भी किसानों से मिलता हूँ उनको सभी को ये कहता हूँ कि जब भी आप फसल की बुआई करो या नर्सरी तैयार करो तो आपको बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। बीज उपचारित करने से मैं आपको बता देता हूँ जो फसलों में जो जितनी भी फसलों में जो आप बीमारियां देखते हो, कीट देखते हो, मैं आपको बता देता हूँ कि 80% जो बीमारियां जो होती है वो सीड से रिफ्लेक्ट होती है, सीड जनित होती है, बीज जनित होती है। अब आप ये देखो कि अगर आप बीज उपचारित कर लोगे तो आपकी 80% जो बीमारियां हैं जो आप फसल में देखते हो वो ऑलरेडी
ख़त्म हो चुकी होती है। दूसरा है बीज में जो छुपे हुए फफूंद होते हैं, जो ये सीड है सपोज, तो इसमें जो छोटी छोटी जो फफूंद लगी होती है, हम बीज उपचारित जब करेंगे तो ये फफूंद यहाँ से हट जाएगी। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे अंकुरण प्रतिशत अच्छा होगा। ये तो जायज़ सी बात है। अगर आप किसी सीड, ये सीड है और सीड के चारों तरफ अगर फफूंद लगी है और आप इसे डायरेक्ट ही अपने खेत में लगा दोगे, वो अंकुरण प्रतिशत, अंकुरण भी नहीं होगा। अंकुरण क्या, वो जर्मिनेशन परसेंट उसमें आएगा ही नहीं, जर्मिनेशन ही नहीं होगा। वो आप देखोगे तभी हम देखते हैं कि किसानों को सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ होता है। सबसे ज़्यादा लॉस यही होता है कि वो बीज उपचारित नहीं करते। बीज उपचार करने से जो बीमारियाँ होती हैं वो डायरेक्ट किसानों तक, किसानों की जो फसल है उन तक पहुंचती है। सेकेंडरी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सीड से जनित होती है, बीज जनित होती है। तो आपको बीज उपचारित ज़रूर करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और मेरी भी आपको एक यही टिप है कि आप सबसे पहले अपनी नर्सरी तैयार करते हो, उसके पहले जब आप बीज को लगाते हो तो उसके पहले आप बीज उपचारित ज़रूर करो। ये देखो, मैंने आपको बताया कि 80% जो बीमारियां हैं, जो 80% जो धान की बीमारियां हैं वो बीज जनित होती है। जैसे ब्लास्ट रोग हो गया, है ना, ये जो रोग होते हैं ये डायरेक्ट बीज से जनित होते हैं। अब सेकेंडरी मैंने आपको बताया कि फफूंद नियंत्रण, मिट्टी और बीज में छुपे हुए फफूंद हैं, बीज उपचारित जब करोगे तो ये दोनों जो बीज में और सीड में लगे हुए फफूंद हैं वो हट जाएंगे। इससे आपको बेहतर अंकुरण होगा, बीज उपचारित अच्छा होगा और इससे आपको ज़्यादा उपज देखने को मिलेगी। इसके बाद इसकी हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे, बीज उपचारित करने की फर्स्ट स्टेप क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट हम शुरू करेंगे नमक के घोल से। इसमें 10% नमक का घोल यूज लिया जाता है। इसका रेशियो होता है 1:10। हाँ, तो बीज उपचारित करने की जो शुरुआत है वो नमक के घोल से करते हैं। अब हम देखेंगे कि आप एक काम करना, 10 लीटर पानी का घोल लेना, ठीक है। एक बड़े से आपके पास ड्रम होगा, वो 10 लीटर पानी का घोल लेना और 1 किलो उसमें नमक घोल देना, 1 kg, मतलब 10 लीटर पानी और 1 kg उसमें नमक आप घोल लेना। घोलने के बाद जो आपने बीजों का चयन किया है अपनी नर्सरी तैयार करने के लिए या बीज लगाने के लिए, आप वो बीज उस पानी में जो आपने नमक का घोल तैयार किया है उसमें आप डाल दें। जो ऊपर जो बीज आएंगे, जो ऊपर जैसे ये ड्रम है, आपने इसमें नमक और पानी का घोल तैयार किया है। अब इसमें हम जो बीज हैं वो इसमें हम डालेंगे बीज, ठीक है। अब जो अच्छे बीज होंगे जिन्हें हम बेस्ट सीड कहते हैं, वो यहाँ पे नीचे जमा हो जाएंगे, यहाँ पे नीचे और जो खोखले बीज हैं, जो बिना काम के बीज हैं, जिनका कोई यूज नहीं है, वो बीज आपको ऊपर तैरते हुए नज़र आ जाएंगे। अब इन जो ऊपर तैरते हुए जो बीज हैं उन्हें आप बाहर निकाल दें, उनका कोई यूज नहीं है, उनको आप इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, खेत में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन बीजों को बाहर फेंक दें और जो नीचे जमे हुए बीज हैं उनको निकाल दें। अब निकालने के बाद आप इन बीजों को, क्योंकि नमक लगा हुआ होता है बीजों के, तो आप इन बीजों को 2-3 बार सही पानी से, मतलब जो नॉर्मल वाटर होता है, जो अपने पास साधारण पानी है, उसे आप 2-3 बार धो लें, जिससे जो नमक लगा हुआ है वो हट जाए। यह मैंने आपको समझा दिया है कि जो नीचे बैठे जो भारी बीज हैं उनको 2-3 बार आप अपने साधारण पानी से धो लें। सेकंड स्टेप है फफूंदनाशक उपचार। देखिए, हमने जो बीज का उपचार है, बीज उपचार है, वो हमने कर लिया। फफूंदनाशक उपचार इसमें कैसे करेंगे? देखिए, इसमें केमिकल बायोलॉजिकल दो तरीके का उपचार होता है। एक होता है केमिकल और दूसरा है बायोलॉजिकल। केमिकल में आप कार्बेंडाजिम यूज ले सकते हो, आप मार्केट में जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। और इसकी जो यूज एफिशिएंसी है वो कितनी है? केवल मात्र 2 ग्राम प्रति किलो। आप 1 किलो में केवल 2 ग्राम ही इसे यूज ले सकते हो।
कार्बेंडाजिम की मैं बात कर रहा हूँ। फिर है बायोलॉजिकल, जिस जैविक बोलते हैं। जैविक में ट्राइकोडर्मा विरिडी हम यूज ले सकते हैं और ये 5 से 10 ग्राम ही यूज ले सकते हैं प्रति किलो। 5 से 10 ग्राम, केवल 5 से 10 ग्राम ही हम इसे यूज ले सकते हैं प्रति किलो। आप ये समझ गए होंगे। अब मेरी आपके लिए क्या टिप है, देखिए मेरी आपके लिए यही टिप है कि आप बीज उपचारित जरूर करिए। अब फर्टिलाइज़र जो होता है, जो मतलब आपके मतलब आप जब अपने खेत में ये लगाओगे तो फर्टिलाइज़र से संबंधित भी आपको बहुत मतलब दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसके लिए एजोस्पिरिलम होता है, यह क्या करता है, जो धान की जड़ों के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस अच्छा होता है, मतलब जड़ों के लिए फास्फोरस अच्छा होता है। धान की जो जड़ें होती हैं उनके लिए फास्फोरस अच्छा होता है। तो ये क्या करता है, जो फास्फोरस बैक्टीरिया होते हैं वो जमे हुए मिट्टी में जमे हुए जो फास्फोरस है उनको घोलकर पौधों तक पहुंचाता है और पौधों उनको ग्रहण करता है। ये कितना परसेंट हम इसे यूज लेंगे, देखिए 1 किलो बीज के लिए केवल 20 से 25 ग्राम टीका इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के लिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, आप अगर किसी भी अपनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप देखोगे कि धान की जो नर्सरी तैयार करने की विधियां हैं वह इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आते हैं। आप राजस्थान से संबंधित, जैसे एग्रीकल्चर राजस्थान से संबंधित जो एग्ज़ाम्स लगती है, जिसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है, WO है, AO है, फूड सेफ्टी ऑफिसर है, जितनी भी एग्ज़ाम है उसमें आप ये क्वेश्चन देख लेना। और जेट और CUT मैं आपको अभी बता देता हूँ, जेट, CUT, प्री PG, ये एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पुराने पेपर्स मैंने देखे हैं और पुराने पेपर्स में ये क्वेश्चन है। देखिए 3 तरह की नर्सरी इसमें यूज लेते हैं। एक तो वेट बेड मेथड, और यह हमेशा से चलती आई है स्टार्टिंग से, मतलब जब से ये धान की नर्सरी तैयार होती है या खेती करते आए हैं तब से ये वेट बेड मेथड होता है। ये परंपरागत है, नॉर्मल जहाँ पे जल भराव होता है, जल भराव वाले क्षेत्रों के लिए ये बेस्ट मेथड है। सेकंड है डेपो विधि, और ये है बहुत बेस्ट विधि है। इसमें देखे 12 से 14 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है और बिना मिट्टी के नर्सरी तैयार हो जाती है। आप ये देखो कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, और ये है बहुत आजकल साइंटिफिक बहुत चल भी रही है। थर्ड है ड्राई बेड मेथड, जहाँ पे पानी बिल्कुल उपलब्ध नहीं होता है या बहुत कम पानी होता है, सूखे क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये ड्राई बेड मेथड यूज लिया जाता है। स्टूडेंट्स के लिए ये याद करने वाली चीज़ें हैं। अब हम धान की नर्सरी यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करेंगे इसकी खेती के बारे में। तो मेरा जो एग्रीलेक्ट चैनल है उसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मेरा नाम तरुण यादव है, मैंने आपको शुरू में ही इसके बारे में बता दिया है। अब आप देखोगे कि इसका इंट्रोडक्शन, धान का इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए विश्व में जो जितना भी धान होता है ना, भारत उसमें क्षेत्रफल में फर्स्ट स्थान पे है, पहले स्थान पे है। क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूँ, क्षेत्रफल में ये देखिए फर्स्ट पहले स्थान पे भारत है। इसमें देखिए जो धान है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का एक मुख्य स्रोत है धान। और जो इसकी भूसी होती है, ये जो जिसको हम ये तो हो गई मतलब इसकी बाली, और ये जो नीचे वाला जो है जहाँ से हम चारा प्राप्त करते हैं उसे भूसी कहते हैं। किसानों को ये पता होना चाहिए कि इस भूसे से तेल भी प्राप्त किया जाता है। आपको पता नहीं होगा, इसके पहले मैंने आपको बता दिया है। अब जलवायु और मृदा की बात करेंगे, क्लाइमेट और सॉइल। देखिए जो धान की जो खेती है उसके लिए तापमान कितना, टेम्परेचर की कितनी आवश्यकता होती है। 21 से 37 डिग्री जो औसत तापमान है, 21 से 37 डिग्री औसत टेम्परेचर में इसकी खेती की जा सकती है, और पकते समय शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। देखिए जो धान की खेती है उसके लिए वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, और अधिक नमी की आवश्यकता होती है। यह आपको पता ही है कि ये अधिक पानी वाले क्षेत्रों में अपने जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है वहाँ पे ये इसकी खेती अच्छे से की जा सकती है।
इसके लिए मिट्टी मृदा की कैसी आवश्यकता होती है? चिकनी दोमट मृदा जिसमें जल भराव हो सके। जैसे ये अपना खेत है, सपोज ये अपना खेत है, अब इसमें ऐसी मिट्टी चाहिए जहाँ पे ये पानी है वो यहाँ पे ठहर सके। ऐसी मिट्टी नहीं चाहिए जैसे रेतीली मिट्टी की बिल्कुल भी इसमें आवश्यकता नहीं होती। अगर रेतीली मिट्टी होगी तो वो पानी इसमें से सरफेस के नीचे से नीचे चला जाएगा और पानी ठहर नहीं पाएगा। तो इसके लिए काली मिट्टी जैसे चिकनी दोमट मिट्टी होती है वो इसके लिए बेस्ट होती है। क्योंकि ये इसके लिए बेस्ट इसलिए होती है क्योंकि यह इस मिट्टी के जो कण है ना वो एकदम पास होते हैं, एकदम एक दूसरे के चिपके हुए होते हैं। इसलिए ये पानी जो है इसके नीचे से सरफेस के नीचे नहीं जा पाता और यहाँ पे इस मिट्टी के ऊपर जो जल है वो एकत्रित हो जाता है। इसके लिए ये बेस्ट सॉइल है। रेतीली मिट्टी की इसमें इस वजह से खेती नहीं की जाती क्योंकि रेतीली मिट्टी के जो कण है ना वो ऐसे दूर होते हैं और जो जल है वो इनकी सरफेस से नीचे चला जाता है, सरफेस के नीचे चला जाता है, इसलिए इसमें जल भराव नहीं होता। इसके लिए चिकनी दोमट मिट्टी ही बेस्ट होती है। अब हम बात करेंगे मेजर वेराइटीज़ के बारे में। किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, आप बीज कौन सा काम में ले रहे हो, बीज कैसा काम में ले रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट है। और एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट्स हैं जो धान की खेती के बारे में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बता दूं, ये आप वेराइटीज़ याद कर लेना क्योंकि ये एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं कि बासमती धान की किस्में कौन सी है, सिंचित क्षेत्रों में धान को सिंचित क्षेत्रों में धान की कौन सी वेराइटीज़ लगाई जाती है और हाइब्रिड वेराइटीज़ कौन सी है। तो बासमती धान की जो किस्में हैं उसमें पूसा 1121, पूसा 1509, ये 2 वेराइटी जो है आप इनको बासमती धान का चावल बोलते हैं, बासमती धान बोलते हैं। अगर आपको ये बीज चाहिए तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप दूर हो तो आप अपने किसी पास में जो आपका सेंटर है, आप अपने केवी के कृषि विज्ञान केंद्र में भी आप जाके ट्राई कर सकते हो, आपको ये बीज मिल जाएगा। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि इसकी एक तो जो पेडी है वो लंबी होती है और इसमें मतलब एक आप दूर से ही पहचान लोगे कि इसमें जो खुशबू है वो बहुत बढ़िया आती है, इसमें खुशबू अच्छी आती है। अब सिंचित क्षेत्रों के लिए जो धान की वैरायटीज़ है जिसमें जया है, जया को देखिए, जया बहुत फेमस वैरायटी है। जया को भारत का जादुई धान कहते हैं। यह सिंचित क्षेत्रों के लिए बेस्ट है। एक है IR8 और एक है रत्ना। ये 3 वेराइटीज़ हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट वेराइटीज़ बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ मैं नहीं बताऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर है हाइब्रिड वेराइटीज़। हाइब्रिड में PHB 71, KRS2। अगर आपको ज़्यादा उत्पादन चाहिए, अगर आपको उत्पादन ज़्यादा चाहिए तो आप हाइब्रिड वेराइटीज़ की तरफ जा सकते हो। इनका उत्पादन ज़्यादा होता है और आप अपने जो आपके नज़दीकी जो KVK हैं वहाँ पे आप ये बीज प्राप्त कर सकते हो, या अपने आसपास में खाद बीज की जो एजेंसीज होती है वहाँ पे आप इनको ट्राई कर सकते हो। अब हम बुआई की विधियों के बारे में जानेंगे। ये देखिए कि जो ये महिलाएं हैं जो ये खेत में बुआई कर रही है, मतलब जो नर्सरी हमने ऊपर तैयार की थी, नर्सरी को ये खेत में अब लगाई जा रही है। ट्रांसप्लांटिंग कितने दिन बाद की जाती है? नर्सरी हमने तैयार कर ली, नर्सरी तैयार करने के 25 से 30 दिन बाद पौधा जो है वो खेत में लगने के लिए तैयार हो जाता है। सीधे खेत में बुआई, इससे 20% जो पानी की बचत है वो कम हो जाती है। इसमें बुआई की विधियों में श्री विधि, SRI विधि आती है एक। इसकी जो इसमें कम बीज की आवश्यकता होती है और कम पानी में अधिक उपज इसको प्राप्त होता है, तो SRI विधि भी इसको यूज ले सकते हैं। श्री विधि में मैं आपको बता देता हूँ, श्री विधि की जो सीड रेट है वो 6 से 8 kg होती है, 6 से 8 kg होती है। यह कम मतलब सीड रेट इसकी कमी है और यह कम पानी में अधिक उपज देती है। अब
जो हमने बात की कि संकर, देखिए मैं आपको सीड रेट इसकी बता देता हूँ। जो संकर किस्में हैं उनके लिए 15 से 20 केजी जो है वो बीजों की आवश्यकता होती है। डेपोक विधि के लिए हम देखेंगे कि 90 केजी प्रति हेक्टेयर, 90 केजी प्रति हेक्टेयर बीज काम में लेते हैं। अब अगर ये ट्रांसप्लांटिंग हो रही है, ये महिलाएं यहाँ पे खेत में ये रोपाई कर रही है, तो इसकी रोपाई कितने सेंटीमीटर नीचे करनी चाहिए? किसान भाइयों, अगर मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कितना नीचे जो है वो पौधों को लगा रहे हो। आपने नर्सरी तैयार की, नर्सरी तैयार करने के 25 से 30 दिन बाद आप खेत में इसको ट्रांसप्लांटिंग करोगे, और ट्रांसप्लांटिंग कितने सेंटीमीटर नीचे करोगे? तो 2 से 3 सेंटीमीटर मात्र। ये पेन सही नहीं चला। 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर ही आप इन पौधों को लगाओगे। अब बात करते हैं एनपीके की, कि एनपीके कितना चाहिए। एनपीके नाइट्रोजन इसमें चाहिए 120 केजी, नाइट्रोजन 120, और फास्फोरस चाहिए 60 केजी, पोटास चाहिए 40 केजी। ये मैं आपको प्रति हेक्टेयर की बात कर रहा हूँ, प्रति हेक्टेयर। मतलब 120 केजी नाइट्रोजन, 60 किलो पोटास, 40 किलो, 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास। और आप इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ 25 केजी जो जिंक है वो आपको, जिंक देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिंक खैरा रोग के लिए बहुत मतलब एक वो है कि खैरा रोग के बचाव के लिए हम जिंक का यूज़ करते हैं। तो 25 केजी प्रति हेक्टेयर हम जिंक का यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ नहीं बताई कि बुआई का समय क्या है। देखिए इसमें 3 मौसम में 3 टाइप से इसमें जो है वो बुआई की जाती है, जिसे हम अमन बोरो, असमन बोरो। बुआई का समय है वो क्या है? बुआई का मतलब भारत में इसकी बुआई का समय में 3 अलग अलग समय में इसकी जो बुआई है वो की जाती है, जिसमें असमन बोरो हम इसे बोलते हैं। एक यह मई से जून में इसकी खेती होती है। मई जून। मई जून। फिर है जून जुलाई। जून जुलाई। फिर है नवंबर दिसंबर। इसे असमन बोरो बोलते हैं। और 3 अलग अलग समय है जिसमें इसकी जो बुआई है वो हम कर सकते हैं। हम एनपीके की हमने बात ऑलरेडी कर ली है। अब खरपतवार नियंत्रण। देखिए खरपतवार नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। खरपतवार जो फसली पौधे हैं उनसे ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं और ज़्यादा जल्दी उनका भोजन है वो उनसे ज़्यादा जल्दी प्राप्त करते हैं, और उनसे वो जो फसली पौधे हैं वो छोटे रह जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। अब इसका नियंत्रण हम कैसे करेंगे? सबसे पहले है हाथ से निराई जो हम करते हैं। यह रोपाई के, जो हमने खेत में रोपाई कर दी उसके 20 से 40 दिन बाद, 20 से 40 दिन बाद हम खरपतवारों को डायरेक्टली उखाड़ सकते हैं।
खेत में आप जब देखोगे 20 से 40 दिन बाद, तो फसली पौधे जो हैं वो उनके आसपास में जो खरपतवारी पौधे हैं वो भी आपको दिखेंगे, तो उनको आप डायरेक्टली अपने हाथ से उखाड़ के फेंक सकते हो। फिर है ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर जो रोपाई के 3 से 4 मतलब दिन के भीतर हम इसका यूज़ लेते हैं, और इसका जो इसकी मात्रा है वो 3 से 4 लीटर प्रति हेक्टेयर इसका ब्यूटाक्लोर का यूज़ लेते हैं। अब इसकी जो मात्रा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रोपाई के 3 दिन के भीतर इसका यूज़ लेते हैं और 3 से 4 लीटर इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख रोगों और कीटों के बारे में, कि इनका जो कीटों का प्रबंधन है, रोगों का प्रबंधन है, वो हम कैसे करेंगे। देखिए, धान में खैरा रोग बहुत ज़्यादा दिखता है, वो जिंक की कमी से होता है। धान में जो खैरा रोग है वो जिंक की कमी से होता है। और मैं आपको बता देता हूँ, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को भी मैं बता देता हूँ, इस बार कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा में ये क्वेश्चन भी आया है कि किसकी कमी, या शायद मैंने देखा नहीं, लेकिन खैरा रोग का क्वेश्चन उसमें है। तो इसमें जिंक सल्फेट का छिड़काव हम कर सकते हैं। फिर है तनाछदेक, जो धान का सबसे भयंकर जो कीट है वो स्टेम बोरर ही है। यह जो धान का, जैसे ये धान है, ये बाली है ऊपर, यह तनों में लगता है और तनों को काट देता है, जिससे ये जो पौधा है वो नीचे गिर जाता है और इससे डायरेक्टली बिल्कुल पौधा नष्ट हो जाता है। तो बीच की पत्ती का सूखना, ये देखो डेड हट हो जाता है। इसमें ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो एक हाइड्रोक्लोराइड आता है करटाप के नाम से, वो हम इसका यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। फिर है ब्लास्ट रोग। ब्लास्ट रोग भी इसके लिए बहुत वो है हानिकारक है। और आपने देखा होगा कि हमने जैसे जो पत्तियां होती हैं, धान की जो पत्तियां होती हैं, वहाँ पे आप ऐसे ऐसे काले काले से धब्बे देखोगे तो वो ब्लास्ट रोग ही है। आँख जैसे ये छोटे छोटे बन जाते हैं पत्तियों पे, तो आप देखोगे कि वो ब्लास्ट रोग है। अब इसका उपचार हम कैसे करेंगे, इसका ट्राइकोलोजोल का यूज हम कर सकते हैं। अब सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है, ये देखो किसान भाई, इसमें जो है वो ऐसा ही मुझे गूगल पे ऐसा ही चित्र मिला, तो मैं इसको यहाँ पे मैंने इसको चिपका दिया, कोई और अच्छा मिल नहीं रहा था। तो अब देखो कि धान की जो पानी देने की जो क्रांतिक अवस्था है, जिन जिन पे पानी लगना बहुत आवश्यक है, उसमें टिलरिंग, जब कल्ले निकलते हैं उस टाइम पे एक पानी देना बहुत आवश्यक है। दूसरा है बलिया, जब बालियाँ बनती है, बालियाँ बनते समय भी जो सिंचाई है वो करना आवश्यक है। फिर है जब फूल आते हैं, जब फूल आने का जब समय होता है वो सबसे संवेदनशील होता है, और इसकी जो क्रिटिकल टाइम होता है, जब पानी लगना ही लगना चाहिए, फ्लावरिंग स्टेज जो होती है वहाँ पे यह सबसे संवेदनशील होता है, यहाँ पे पानी देना बहुत आवश्यक है। और चौथा है जब दानों में जब दूध भर रहा होता है, आप जब किसी बाली में ऐसे बाली होती है तो बाली को ऐसे दबा के देखोगे तो सफ़ेद सफ़ेद सा दूध प्राप्त होता है, वो मिल्किंग स्टेज होती है। तो मिल्किंग स्टेज में भी सिंचाई करना बहुत आवश्यक है। ये 4 स्टेज मैंने आपको बता दिए कि यहाँ पे सिंचाई की ये क्रांतिक अवस्था है और उनमें सिंचाई करना बहुत आवश्यक है। अब इसकी कटाई और उपज की तरफ हम जाते हैं। कटाई का समय क्या होता है, जब बालियों में 80 से 85% जो बालियाँ होती है वो सुनहरी हो जाए। और इसमें आप देखना, आप कटाई तभी करना जब नमी 20 से 25% ही उसमें बालियों में नमी हो, तभी आप उसकी कटाई करो। और 80 से 85% जब आपका खेत है वो सुनहरा दिखने लग जाए, जब आपका खेत, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, जैसे आपका ये खेत है और इसमें आपके पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारे पौधे हैं, धान का ये खेत है। अब इसमें यह है, आप जब दूर से खड़े होकर यहाँ पे देखोगे तो आपको देखेगा कि पूरा जो खेत है वो 80 से 85% जो खेत है वो सुनहरा सुनहरा दिखने लग जाए, गोल्डन टाइप का। तो आपको कटाई उस टाइम पे कर लेनी चाहिए। और आप उस टाइम पे ये भी देखना कि नमी 20 से 25% ही
20 से 25% नमी ही उस टाइम पे खेत में हो। अब औसत उपज इसकी क्या है, 50 से 60 क्विंटल जो बोनी किस्मों के लिए, बोनी किस्में का जो औसत उपज है वो 50 से 60 क्विंटल है। बासमती जो हमने धान लगाया था उसकी 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उसकी उपज होती है। हाइब्रिड जो भी किसान हाइब्रिड जिन्होंने हाइब्रिड बीज लगाया था 70 से 80 क्विंटल, सबसे ज़्यादा इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा उपज हाइब्रिड से ही प्राप्त हो रही है, 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम टिप्स क्या है। मैंने किसानों के लिए इसमें पूरा प्रॉपर बता दिया है कि 2 से 3 सेंटीमीटर ही आप जो गहराई है जब ट्रांसप्लांटिंग करो तब 2 से 3 सेंटीमीटर ही गहराई पे उसको पौधों को लगाओ। 25 से 30 दिन बाद में जब आपने नर्सरी तैयार की तो नर्सरी तैयार करने के 20 से 25 दिन बाद ही उसे खेत में लगा दो, फिर 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर लगाओ। इससे क्या है, ये छोटी छोटी जो गलतियां जो किसान भाई करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे मार्केबल कर दी है। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या है, देखिए गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, गोल्डन राइस में विटामिन ई की प्रचुर मात्रा होती है, बीटा कैरोटीन के कारण होती है। धान का जो वानस्पतिक नाम है वह ओराइजा सैटाइवा है। धान को कूटने से पहले भाप में पकाना, धान को अब जब हम जैसे देखिए 2 तरह के होते हैं, वाइट और ब्राउन। पहले जो ब्राउन राइस हमें प्राप्त होते हैं उनको कूट के वाइट राइस धीरे धीरे उनकी जो कूटा जाता है और उनके ऊपर जो छिलका होता है वो हट जाता है, उसके बाद हम वाइट राइस हम देखते हैं। तो जिसे उसके कूटने से पहले भाप में पकाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो जो छिलका है वो नहीं उतरेगा वाइट राइस से पहले। जैसे जो ब्राउन राइस होता है, ब्राउन राइस पे जैसे ये ब्राउन राइस पे क्या होता है, ये एक छिलका होता है जिसे हम ब्राउन राइस कहते हैं। अब इसको कूटने के बाद हमें वाइट राइस प्राप्त होगा, लेकिन कूटने के पहले इसे भाप में पकाना आवश्यक है, समझ रहे हो, तभी वो प्रॉपर काम करेगा। ब्राउन राइस इसमें सफ़ेद चावल की तुलना में अधिक फाइबर होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब आज हमने बात की इसकी पूरी खेती के बारे में कि इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है और क्या क्या सावधानी किसानों को बरतनी चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट के बीज उपचारित करें, उसको कितने दिन बाद खेत में ट्रांसप्लांटिंग करें, कितनी गहराई पे करें, कौन से रोग लगते हैं, ब्लास्ट रोग कैसे लगता है, उसका उपचार कैसे करते हैं, किस छात्रों के लिए भी हमने बताया। और जो धान में जो मैं आपको एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, धान में जो प्रोटीन होता है वो कितने परसेंट होता है, वो होता है 6 से 7%। और इसमें जो वसा होती है, वसा की मात्रा हम बात करें तो 2.5% इसमें वसा होती है। मैंने आपको पहले बता दिया कि धान में 6 से 7% प्रोटीन होती है और 2.5% इसमें वसा होती है। आप मुझे अब ये बताना, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट धान में कितना परसेंट होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे नीचे। और ये देखें एग्रीलेक्ट चैनल, इसको आप फॉलो कर लोगे तो यहाँ पे आपको PDFs मिल जाएगी। दूसरा, किसानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ट्रिक्स वगैरह जो उनको मौसम की जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। छात्रों के लिए यहाँ पे क्या है, छात्रों के लिए अगर आप ये फॉलो करोगे तो नोटिफिकेशंस, जो एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन है, कोई प्राइवेट कंपनीज़ के जो जॉब्स ऑफ़र हैं वो यहाँ पे मैं शेयर करूँगा और इस नाम से यहाँ पे आपको मेरी जो कोई ताज़ा कोई भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का मैंने आपको यहाँ पे नाम दे दिया है, तो आप मेरे इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे मैंने आपको बता दिया कि फ़ायदे क्या क्या होंगे। फ्री नोट्स और अपडेट्स के लिए आपको यहाँ पे टेलीग्राम दे दिया है, अपडेट्स के लिए मैंने आपको कोई भी ताज़ा अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया है। तो ज्वाइन मेरे ज़रूर, इस चैनल को ज्वाइन ज़रूर करना। थैंक यू। इस चैनल पर हमने बात की कि इस चैनल पर हम आपको क्या क्या देखने को मिलेगा।
तो मिट्टी की जांच की जानकारी हम कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, क्या है, उन्नत बीजों की जो श्रेष्ठ कंपनीज के जो बीज है हाइब्रिड, एनपीके की मात्रा कितनी डालें, फसल सुरक्षा में क्या क्या करें, सलाह और समाधान इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना वीडियो को अगर पसंद आए तो, और शेयर करना। थैंक यू।